हेलो एवरीवन। आज हम अपनी बुक BHDLA जिसका कोड है 137, ये हमारी बुक संप्रेषण से संबंधित है, जिसका क्या नाम है, हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। आज हम इससे पहले मैं आपको 2 इसके लेसन्स करा चुकी हूँ, 2 इकाइयाँ हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी इकाई नंबर 3 करेंगे, जिसका क्या नाम है, आंगिक भाषा और संप्रेषण। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि आंगिक भाषा क्या होती है और उसके थ्रू हम संप्रेषण कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, संप्रेषण के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, मौखिक ओरल, और दूसरा आंगिक संप्रेषण। जैसे कि हम मौखिक संप्रेषण को हम उच्चरित भाषा के रूप में संप्रेषण भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी चीज़ का उच्चारण करके बातें करते हैं ना, इसी वजह से हम इसको उच्चरित भाषा के रूप में संप्रेषण भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं हम बात करते हैं आंगिक संप्रेषण की। क्या होता है आंगिक संप्रेषण या आंगिक भाषा? आंगिक संप्रेषण उसे कहा जाता है जिसमें हाव भाव अर्थात शारीरिक चेष्टाओं या शरीर में उत्पन्न विकारों के माने भावों को समझा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे हाव भाव, हमारे एक्सप्रेशंस क्या रहे, हमारे जैसे हमारे मन में क्या क्या विकार उठ रहे हैं, क्या क्या मनोभाव उठ रहे हैं हमारे मन में, तो उन सब के चलते हमारी बॉडी हमको, जैसे हमको कोई रिएक्शन देना है किसी की बात पे, वो भी कैसे बॉडी का यूज़ करते हुए, तो हम जैसे गर्दन हिला देते हैं, हाँ कर देते हैं गर्दन से, मतलब इस प्रकार ये हमारे क्या हैं, हाव भाव हैं, जिनको हम अपने अंगों के थ्रू संप्रेषित करते हैं दूसरे के साथ। इस प्रकार आंगिक संप्रेषण के 2 रूप हैं, हाव भाव या आंगिक चेष्टाएं या आंगिक भाषा। मतलब कि जो आंगिक संप्रेषण होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक तो क्या होता है, एक हाव भाव होता है, और हाव भाव को ही हम आंगिक चेष्टाएं भी बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा रूप इसका क्या है, आंगिक भाषा। एक तो आंगिक भाषा हो गया, दूसरा है हाव भाव, और हम हाव भाव को ही हम आंगिक चेष्टाएं भी बोल सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इसमें हाव भाव पढ़ते हैं हम, जो कि एक आंगिक संप्रेषण का एक रूप है। आपको सबको पता है हाव भाव मतलब कि हमारे बॉडी जेस्चर्स हमारे क्या होते हैं, वो सब ये होता है। हाव भाव वे आंगिक चेष्टाएं हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेषण के रूप में व्यक्त होती हैं। मतलब कि उसमें हम ओरली तो हम बोलते ही हैं, साथ साथ में हम उसके लिए अपने हाव भाव यूज़ करते हैं। जैसे कि चुप रहने के लिए होठों पर उंगली रखना, मतलब कि हमारे मन में मनोभाव तो हो रहे हैं कि हमको चुप रहना है, तो उसके साथ साथ हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं कि अपनी फिंगर को, अपनी उंगली को अपने होठों पे रख लो, क्योंकि आपको चुप रहना है। इसलिए मतलब हमने यहाँ पे अपने हाव भाव के मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हाव भाव का यूज़ किया। कैसे कि चुप रहने के लिए हमने अपने होठों पर अपनी उंगली रख ली। इसलिए हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता। हाव भाव कुछ हद तक सार्वभौमिक होते हैं, मतलब कि सब में एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि उसको गर्दन हिलानी हो तो कोई गर्दन हिलाता है, मतलब हाँ करनी हो तो कोई गर्दन हिलाता है, ना करनी हो तो कोई भी तो हम गर्दन से ना करते हैं। ये तो नहीं है कि कोई कैसे करेगा कोई कैसे करेगा, मतलब सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे हाँ के लिए सिर हिलाना, इनमें सामाजिक स्तर पर विविधता होती है। आप सबको पता है कि यदि हमको हाँ करनी है तो हम सब सिर हिलाते हैं, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ डाइवर्सिटी आ जाती है सोशल को लेकर। देखते हैं कैसे। जैसे उत्तर भारत के व्यक्ति ना करने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, मतलब जो उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की साइड इधर, तो वहाँ के लोग हाँ करने के लिए, ना करने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, और हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे सिर हिलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो हाँ ना करने के लिए तो दाएं से बाएं गर्दन हिलाते हैं, और हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर गर्दन हिलाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में ना का संकेत समान है, मतलब ना के लिए तो गर्दन दाएं से बाएं ही जाएगी, लेकिन हाँ के लिए ना का संकेत कैसा है, भिन्न है। देखते हैं किस प्रकार। वे जबड़े को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाते हैं, मतलब कि ऐसे करते हैं वो
हाँ के लिए क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घड़ी की तरह, पेंडुलम की तरह हिलाते हैं इधर से उधर। अलग अलग संस्कृति में ही संकेत अलग अलग अर्थ देते हैं। इस प्रकार हाव भाव में सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अर्थ विभेद हैं। मतलब कि यहाँ ऊपर तो ये कहा गया था कि हाव भाव सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अपवाद आ गया क्या, कि यहाँ पे सामाजिक व सांस्कृतिक तौर पर हाव भाव में हमको विभेद देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि उत्तर भारत के लोग तो कैसे करते हैं और दक्षिण भारत के लोग यहाँ पे कैसे करते हैं। अभी हमने इस बारे में पढ़ा था। अभी आगे देखते हैं अब हम हाव भाव के प्रकार, कि हाव भाव के कार्य क्या होते हैं, कि हाव भाव के प्रकार क्या होते हैं। हाव भाव अभिव्यक्ति को जीवंत देते हैं। तो जो हाव भाव होते हैं वो हमारे अभिव्यक्ति को सजीव बना देते हैं, उसको एक सजीव रूप दे देते हैं। हाव भाव अभिव्यक्ति को पुष्ट करते हैं, मतलब वो उसको ठीक कर देंगे कि हाँ हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब वो उसका स्पष्टीकरण दे देंगे। हाव भाव अभिव्यक्ति को पूरक बना देते हैं, मतलब हाव भाव हमारी अभिव्यक्ति को जो हम कहना चाहते हैं वो उसको पूर्ण कर देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। हाव भाव अभिव्यक्ति को अर्थ देते हैं, मतलब वो मीनिंग देते हैं हाव भाव हमारी अभिव्यक्ति को। क्योंकि यदि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं और हम साथ साथ में अपने एक्सप्रेशंस भी दिखाएंगे, हाव भाव दिखाएंगे, तो मतलब उससे एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है सुनने वाले के ऊपर। हाव भाव कहीं कहीं अभिव्यक्ति का स्थान ले लेते हैं। मतलब जैसे कि हमको किसी को जवाब देना है और हमारा बोलने का मन नहीं है, तो हम जैसे गर्दन से ना भी कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं, और हम अपनी हाथ का यूज़ कर कर भी हम मतलब बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मतलब इस टाइप से, मतलब यहाँ पर हाव भाव ने हमारी अभिव्यक्ति का क्या ले लिया, स्थान ले लिया। हाव भाव से हम मनोभावों को अभिव्यक्ति देते हैं। मतलब हाव भाव से हम अपने मनोभावों की, मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है हमारे फेस से पता चल जाता है। मतलब किस प्रकार हमारे मनोभावों ने हमारे हाव भाव को अपनी अभिव्यक्ति दे दी। हाव भाव कथ्य को ठीक से समझने और उन्हें याद करने में उपयोगी होते हैं। मतलब कि हाव भाव हमारे कथ्य, मतलब जो हम कहना चाहते हैं उसको समझने में सहायता करते हैं, और जो कुछ हमको लर्न करना होता है उसमें भी हमारी हेल्प कर देते हैं। यदि एक टीचर मतलब हाव भाव का यूज़ करके पढ़ाता है तो बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं, उनको वो चीज़ रियल लगती है, सजीव लगती है, बजाय कि उस टीचर के जो सिर्फ बुक्स के थ्रू पढ़ाता है, जो सिर्फ बुकों के पीछे पढ़ा रहता है। तो इस प्रकार हाव भाव का बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होती है। हाव भाव से हम वक्ता के मंतव्य और मन स्थिति का अनुमान कर सकते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि वक्ता, मतलब कि बोलने वाले के मन की स्थिति कैसी है या उसके मन में क्या चल रहा है, उसके हाव भाव से हम पता लगा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं हाव भाव और भाषा में उसका स्थान, कि हाव भाव का भाषा में क्या स्थान होता है। जिस तरह हम किसी भी मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और जिस प्रकार जैसे जैसे कि हमको किसी को कुछ कहना है तो उसके आधार पर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसी प्रकार हाव भाव की अभिव्यक्ति का रूप मानकर मन प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे कि हाथ मलने से पछताने का भाव व्यक्त होता है। जैसे कि भाषा में बहुत सारे आपने मुहावरे व लोकोक्तियाँ देखी होंगी। जैसे कि बोलता है हाथ मलना, मतलब कि इसका अर्थ क्या है कि पछताना, कि आपको पछताना पड़ेगा। मतलब हाव भाव का मतलब भाषा में भी स्थान है। हम यहाँ पे हाव भाव से रिलेटेड हम शब्दों को यूज़ करते हैं अपनी भाषा के अंतर्गत। मांग देखते हैं आंगिक भाषा। आंगिक भाषा मतलब कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आंगिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण पक्ष होती है क्या, आंगिक भाषा। मनोभावों को शब्दों के साथ साथ शारीरिक चेष्टाओं से भी व्यक्त किया जाता है। मतलब कि हम अपने मन के भावों को हम सिर्फ ओरली ही नहीं बोल सकते, बल्कि हम उसको अपने आंगिक भाषा यूज़ करके भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे अधिक क्रोध की स्थिति में आंखें लाल हो जाना, ऐसी स्थिति में हम बिना भाषिक अभिव्यक्ति के ही मनोभाव को समझ जाते हैं। मतलब कि यदि आपको दिख रहा है कि अगले इंसान की आंखें लाल हो रखी हैं, मतलब किसको गुस्सा आया हुआ है, मतलब आपने उसके बिना कुछ कहे ही आप उसकी बात को समझ जाते हो कि हाँ ये इंसान गुस्से में है, तो इससे बच के रहना चाहिए। मतलब कि यही है कि मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा मतलब हम बोल के बताएं कोई चीज़, हमको खुद से भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं उसका फेस देख के, उसके हाव भाव देख कर। आगे देखते हैं अब हम हाव भाव और आंगिक भाषा की प्रकृति में अंतर है। मतलब कि हाव भाव और आंगिक भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हाव भाव समाज सापेक्ष होने के साथ व्यक्ति के लिए इनका उपयोग ऐच्छिक भी होता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम अपनी
मतलब हम हाव भाव का यूज़ करें, ये हमारी अपनी खुद की इच्छा होती है। जबकि आंगिक भाषा सार्वभौमिक और सहज होती है। मतलब कि आंगिक भाषा तो बहुत ही इजी होती है और सरल होती है, बिल्कुल बिल्कुल आसान होती है। बट जो हाव भाव होते हैं वो व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होते हैं, वो चाहे तो यूज़ करे और नहीं करे। बट आंगिक भाषा तो सब मोस्टली यूज़ करते ही हैं। ये तो कॉमन चीज़ है, सार्वभौमिक है, ये तो यूनिवर्सल है। आंगिक भाषा के रूप, आंगिक भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, शारीरिक प्रतिक्रियाएं, और नंबर सेकंड का है श्रोता के संदर्भ में वक्ता की स्थिति। मतलब कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं कि हमने उसको रिस्पॉन्स दिया, क्या हमारा रिफ्लेक्सेस रहा। शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मनोभावों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। मतलब कि जो हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं, जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, वो सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजी होता है ना हमारे लिए, इसी वजह से इसे संचारी भाव भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, संचारी भाव भी हम इसको बोल सकते हैं। मनोभावों की स्थिति में शारीरिक प्रतिक्रियाएं शरीर में उत्पन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण पैदा होती हैं। मतलब कि जो हमारे मन में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे गुस्से में आंखें लाल हो जाना और लाज में चेहरा लाल हो जाना। मतलब ये हमारे साथ ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे हमारे मन में कुछ चला हुआ है, तो उसके चलते हमारी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। इस वजह से गुस्सा आने पर किसी भी इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं। सेकेंड है शारीरिक स्थितियाँ। आंगिक भाषा में वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभावों को एक दूसरे के प्रति उनके आकर्षण विकर्षण के संदर्भ में समझा जा सकता है। मतलब कि आंगिक भाषा क्या होती है कि जब वक्ता और श्रोता आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनसे हम समझ सकते हैं कि हाँ, उसके साथ उसका आकर्षण है या विकर्षण है। जैसे कोई घनिष्ठ संबंध वाले लोग होते हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बात करते हैं। जबकि जो अपरिचित होते हैं, जो आदमी स्ट्रेंज होते हैं एक दूसरे से या अजनबी होते हैं, वो एक दूसरे से संकोच करते हुए दूरी बनाकर बात करते हैं। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं शारीरिक स्थितियाँ भी, पोजीशंस कि आप उसको जानते हैं नहीं जानते, कंडीशंस कि जानते हैं नहीं जानते। यदि आप जानते होंगे तो आप उसको स्पर्श करके बात कर सकते हैं, और यदि नहीं जानते तो आप उससे दूरी बना के ही रखोगे। अब हम आगे देखते हैं आंगिक भाषा की स्थितियाँ। कि आंगिक भाषा की क्या क्या स्थिति होती है। जैसे फर्स्ट है क्षेत्र, अंदाज, उन्मुख होना, मुखाकृति। ये सब क्या हैं, ये सब है आंगिक भाषा की स्थितियाँ। अब हम आगे देखते हैं आंगिक भाषा और संप्रेषण। आंगिक भाषा हाव भाव मतलब कि हमारे गेस्चर्स, और आंगिक भाषा मतलब कि हमारी बॉडी लैंग्वेज द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमको आंगिक संप्रेषण करना है तो हम किस किस रूप में कर सकते हैं, हाव भाव रूप में, गेस्चर्स में, और आंगिक भाषा के रूप में, बॉडी लैंग्वेज के रूप में। दो में हम करते हैं अपना आंगिक संप्रेषण। दोनों में प्रकार्य की दृष्टि से विभेद या पृथक्करण नहीं है। मतलब कोई भी इसमें भेद नहीं है कार्य की दृष्टि से। मौखिक भाषा के साथ दोनों रूप का सहज रूप से प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम ओरली बोल रहे हैं तो हम दोनों का मतलब यूज़ हम सेम ही करेंगे। जैसे कि किसी को नमस्कार करने के लिए दोनों हाथ जोड़ना। मतलब कि यदि हमको किसी के साथ हमको नमस्कार करना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी आंगिक भाषा यूज़ कर रहे हैं, और मतलब हम अपनी हाव भाव को भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब इस प्रकार जो आंगिक भाषा है और हाव भाव है वो दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। तो इस प्रकार हमने ये चैप्टर देखा, चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा आंगिक संप्रेषण से संबंधित था। थैंक यू एवरीवन।